हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो कि एकदम बढ़िया होंगे। आइए शुरू करेंगे आज का आपका चैप्टर, जिसके हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कानपुर का पेपर 2018 जो हुआ था उसमें पूछा भी गया है, तो इस दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए बेटा? तो हेडिंग्स पे होना चाहिए, क्योंकि हेडिंग्स ना सिर्फ आपका शॉर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, अभी तो आपके जो लॉन्ग आंसर्स होंगे जब आप उनको लिखेंगे तो उसमें भी ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी बनी है CSDMU BA थर्ड सेमेस्टर पेपर 2, जो आपका शैक्षिक निर्देशन वाला है। उसमें आपको पहले ठाकुर पब्लिकेशन की सारी बुक की क्लासेस, आफ्टर डेट आपको क्या मिल जाएंगी, सारे आपको इजी नोट्स की क्लासेस मिल जाएंगी। कुछ बच्चों का कहना है कि ये किस प्रकार की टीचिंग है कि आप बुक से और इजी नोट से पढ़ा रहे हैं, तो मेरा उनके लिए कुछ खास तो रिप्लाई नहीं है ना। हालांकि हम ऐसे लोगों को जवाब देना पसंद भी नहीं करते। ये मेरा अपना टीचिंग स्टाइल, आपको समझ में आए तो आप पढ़िए, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि ये उन बच्चों के लिए क्लासेस हैं जिनको खुद से पढ़ने के बजाय अगर वो चीज़ कोई दूसरा बंदा समझा देता है तो चीज़ें समझ में आती हैं। 100% बच्चों के पास इजी नोट्स होगा, सबने लिया होगा, लेकिन उनमें से 80% बच्चा ऐसा होगा जो पूरा पढ़ता होगा, 60% बच्चा ऐसा होगा जो ऊपरी सरसरी निगाहों से पढ़ता होगा, 30% 20% बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ पेपर के 4 दिन पहले हेडिंग्स देख के जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो ये क्लासेस सिर्फ उनके लिए हैं। हमें पता है कि सबके पास इजी नोट है, हर बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पता चले उनको ऑफिस में रहना है पूरा टाइम, वो कहाँ इजी नोट्स लेके बैठ पा रहे हैं, वो सीधे एक वीडियो देख ली, उनका लॉन्ग आंसर कवर हो गया। ऐसे लोगों को भी मैं समझती हूँ, तो ये क्लासेस उनके लिए हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप स्किप कर सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। बजाय आप चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करिए, जिन लोगों का भला हो रहा है उनको होने दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई खैर उनके लिए एक बात, है ना, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी गुस्सा तो थी, लेकिन हम उनको जाहिर नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्लास के माध्यम से ही कर देते हैं। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ के चले जाते हैं अच्छे से कम कमेंट्स तो किया करो अच्छे अच्छे, ताकि हम कोई निगेटिव कमेंट से जो डिमोटिवेशन मिलता है वो मोटिवेशन में बदल जाए। हम उन बच्चों के लिए क्लासेस करना चाहते हैं जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ, हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही मैम, या कोई भी आकर के अगर हमको ये चीज़ समझा देगा तो बेहतर समझ में आ जाएगा। सो सिंपल, दिस क्लास इज ओनली फॉर दैट स्टूडेंट्स, ओके, नॉट फॉर यू। अब नेक्स्ट चीज़ समझो कि अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर जो मॉडल पेपर दिए हैं उनको आपको खुद से सॉल्व करना है। 1 2 4 क्वेश्चन के आंसर अगर आपको नहीं मिलते हैं तो उनको आप सर्च भी कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, या आप, है ना। और उसके बाद में हम आपको बता देते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है, अब हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके मॉडल पेपर ले लीजिए, खुद से लगाइए, ठीक है, सबसे बेहतर तरीका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता की भूमिका क्या है ये स्पष्ट करना है। या ये क्वेश्चन आपका और किस तरीके से पूछा जा सकता है कि विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता का उत्तरदायित्व क्या है। सेम आंसर होगा, बस केवल दोनों क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग है। वही बात है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से, पकड़ा कहा नहीं जाएगा, यानी कि आंसर वही है, टॉपिक वही है, बस उसको पूछा 2 तरीके से गया। हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दे, तीसरी बार ऐसे ही पूछ दे, है ना। तो परामर्शदाता की भूमिका के विषय में अगर मैं बात करूं तो आपके जो किलफोर्ड और एरिक्सन ने परामर्शदाता की भूमिका के अंतर्गत 9 प्रमुख बातों का उल्लेख किया है। अब ये जो 9 प्रमुख बातें हैं, इनकी हेडिंग्स आपको स्मरण में रखनी है। पहला है जैसे नेता की भूमिका। नेता की भूमिका, एक जो शिक्षक होता है वो नेता भी होता है। मैम कैसे, हमने कहा समझिएगा। परामर्शदाता निर्देशन कार्यक्रम में नेता की भूमिका निभाता है। जो परामर्शदाता होता है वो गाइडेंस में क्या करता है भैया, एज अ लीडर अपना रोल प्ले करता है। वह अध्यापकों के कार्य में छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के संबंध में परामर्श प्रदान कर सहायता करता है। आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, ये दूसरा पॉइंट है, समझिएगा। 9 बातें थी तो ये दूसरी बात है कि आंकड़ों को क्या करता है, एकत्रित करता है। जो भी पूरे डेटा होता है, जैसे कर्मचारियों के प्रयोग के लिए परामर्शदाता आंकड़ों को इकट्ठा करने एवं संगति करने का कार्य करता है तथा निर्देशन संबंधी तकनीकी कार्य संपन्न करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है समस्या समाधान में सहयोग करना। जैसे किसी को प्रॉब्लम हुई तो उसमें ये क्या करते हैं, ये एक हेल्प देते हैं
कि जिन समस्याओं में निर्देशन प्रदान करने में कक्षा अध्यापक कठिनाई का अनुभव करते हैं उनके समाधान में परामर्शदाता सहयोग प्रदान करता है। चौथी बात थी अभिभावक संपर्क में सहयोग, यानी कि परामर्शदाता अध्यापकों एवं अभिभावकों के संपर्क में लाने में सहायक होता है। सामुदायिक सुविधाओं के उपयोग में सहायता, परामर्शदाता कर्मचारियों को प्राप्त सामुदायिक सुविधाओं के परिचित कराने एवं उनका उपयोग कराने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षक की सहायता की अगर हम बात करें तो परामर्शदाता छात्रों की निर्देशन आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यापन कार्य को विकसित करने में भी अध्यापक की सहायता करता है। मतलब क्वेश्चन में ही था कि जैसे परामर्श भैया इकट्ठे दी जाती है, आपको पता है नहीं, परामर्श एक बच्चे को दी जाती है, निर्देशन ग्रुप में दिया जाता है। तो जो टीचर निर्देशन जब दे रहा होता है तो उसमें जो परामर्शदाता होता है वो तब मदद करता है जब एक टीचर को ज़रूरत पड़े तब। निर्देशन सेवाओं के समन्वय की अगर मैं बात करूं तो परामर्शदाता विद्यालय से विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशन सेवाएं जैसे कि विद्यालय की ओर छात्रों को उन्मुख करना, नियोजन सेवा प्रदान करना, मूल्यांकन सेवाओं एवं छात्रों में की विभिन्न सेवाओं संबंधी अभिलेखन रखने तथा अध्ययन अनुवर्ती सेवा की व्यवस्था करने आदि को संगठित करता है। सूचनाओं के प्रयोग की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों द्वारा अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं आदि को एकत्र करने के लिए उनके प्रयोग में सहायता प्रदान करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका परामर्शदाता की व्यक्तित्व संबंधी विशेषकों का उल्लेख कीजिए। परामर्शदाता जो होता है आपका, जो काउंसलर होता है, इसके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व संबंधी विशेषकों का उल्लेख करना है। तो व्यक्तित्व के विशेषक की अगर मैं बात करूं तो परामर्शदाता के व्यक्तित्व संबंधी विशेषकों का उल्लेख वॉल्टर बी जोन्स ने किस प्रकार से किया ये समझिएगा। अब अगर आप कहीं ये लिखा हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप पढ़ के आए हो। और जो बच्चा नहीं पढ़ के गया होगा वो कुछ भी लिख करके आएगा। तो पढ़ा लिखा बच्चा, बिना पढ़ा लिखा बच्चा, 2 दिन पहले पढ़ने वाला बच्चा, केवल क्रिटिसाइज करने वाले बच्चे चीज़ों को, वो सब अलग से झलकते हैं। और नंबर उन्हीं का आता है जिनकी प्रेजेंटेशन से लेकर के हर एक चीज़ बहुत अल्टीमेट हो। भाई क्वेश्चन कहीं बाहर से तो नहीं बन जाएगा ना, आपके सिलेबस इन्हीं सिलेबस से बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम आपको ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपके विषय में नहीं है। पता चले इंग्लिश का पेपर आना है, मैं आपको गणित पढ़ा दूँ, ऐसा तो नहीं कर रही हूँ। पढ़ा तो टॉपिक ही नहीं हूँ ना। ठीक है, देखिए रुचियों की व्यापकता की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक परामर्शदाता की रुचियां विस्तृत होनी चाहिए, यानी कि जो काउंसलर होना है उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसा होना है, वाइड होना चाहिए। अर्थात परामर्शदाता को विभिन्न लोगों, नौकरियों और समस्याओं में रुचि लेनी चाहिए। देखो ऐसा होता है कि भाई हम अगर किसी को परामर्श देने जा रहे हैं तो मुझे उस फील्ड का नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, तभी तो हम परामर्श दे पाएंगे। और हम परामर्श कब दे पाएंगे, जब हमको ऑलमोस्ट फील्ड का नॉलेज हो। यानी कि मुझे टीचर अगर कोई मेरे सामने आ रहा है तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मेरे सामने कोई डॉक्टर आ रहा है तो मैं उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मेरे सामने कोई सोल्जर आ रहा है तो मैं उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मेरे सामने कोई वॉचमैन आ रहा है तो मैं उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। तो मैं अगर एक परामर्शदाता बनना चाहूँ तो मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। तभी तो हम सब लोगों को जानेंगे, और जब सब लोगों को जानेंगे तभी तो उनको परामर्श दे पाएंगे। ठीक, सहयोग की भावना, यानी कि परामर्शदाता में सहयोग की भावना होना आवश्यक है। वह समस्त कर्मचारियों के सहयोग करे तथा सभी का सहयोग ले। नम्र स्वभाव का होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला अपनी चीज़ें बता रहा है तो आप सुनने की बजाय उसको क्रिटिसाइज करने लगो, ये नहीं होना चाहिए। दूरदर्शिता, यानी कि जैसे सामने वाले ने कहा कि ठीक है तो हम ये निर्णय लेना चाहते हैं, भाई परामर्शदाता क्या करता है, निर्णय लेने में ही तो मदद करता है। तो दूरदर्शिता में क्या होता है, दूरदर्शिता का दूरदर्शी होना आवश्यक है। यानी कि परामर्शदाता जो होता है ना उसको भविष्य का आगे का भी देखना होता है कि भैया हाँ तुम अभी तो ये डिसीजन ले रहे हो, उसके बाद में तो ये चीज़ें खराब होने लगेंगी, तो उसको वो भी देखना पड़ता है। उसे अध्यापकों की कठिनाइयों को समझना चाहिए। वह विद्यार्थियों की समस्याओं को भी समझने का प्रयास करे तथा उनसे सहयोग करे। चुंबकीय आकर्षण की अगर मैं बात करूँ तो परामर्शदाता में चुंबकीय आकर्षण होना चाहिए ताकि वह दूसरों पर विश्वास जमा सके तथा उनके तनावों को दूर कर सके। शोध कार्य में मदद की अगर मैं बात करूँ तो निर्देशन संबंधी शोध कार्य के मूल्यांकन संबंधी अध्ययन में कर्मचारियों को मदद करता है। तो ये ऊपर जो 9 विशेष कार्य परामर्शदाता की भूमिका के अंतर्गत आते हैं, लेकिन निर्देशन क्रियाकलापों में समन्वय लाने, उसे व्यवस्थित करने तथा विकसित करने की दृष्टि से भी परामर्शदाता की सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्रो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्रो एवं क्रो के अनुसार परामर्शदाता के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जो आपके क्रो और क्रो थे इन्होंने परामर्शदाता के 30 से भी ज़्यादा कार्यों का उल्लेख किया था। लेकिन अगर हम संक्षेप में लिखना चाहें
तो जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनको हम बता देते हैं आपको, जैसे जैसे छात्रों के चहलकदमी एवं स्वतंत्रता का विकास करने में सहायता करना, छात्रों में अगली कक्षा एवं दूसरे विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूचना देना, छात्रों के व्यक्तित्व, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों को अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार व्यवसाय चुनने में सहायता करना, छात्रों को विद्यालय अभिलेख से परिचित करना एवं उन्हें उनको पूरा करने का ढंग बताना, प्रत्येक छात्र की शैक्षिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रत्येक छात्र से साक्षात्कार करके उसे अपने आप को और अपनी समस्याओं को समझने में सहायता देना, छात्रों की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं और शारीरिक विशेषताओं की अधिक से अधिक जानकारी देना, प्रत्येक छात्र की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रत्येक छात्र के गुणों एवं अवगुणों की जानकारी प्राप्त करके उसे अपनी योग्यता का अधिकतम विकास करने के लिए प्रोत्साहन देना, प्रत्येक छात्र को अध्ययन की ऐसी योजना बनाने और ऐसा पाठ्यक्रम चुनने में सहायता देना जिससे उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो, निर्देशन कार्य के लिए छात्रों के परीक्षण लेना एवं उनके परिणामों को छात्रों एवं अभिभावकों को बताना, उन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना जिनमें छात्रों की क्या है भैया, रुचि है। ठीक, ये आपके क्या थे, ये कुछ ऐसे कह सकते हैं हम कार्य थे जिसको क्रो और क्रो ने परामर्शदाताओं के लिए बताया था। बहुत सारे थे, है ना, 30 से भी ऊपर बताए थे, लेकिन हमने आपको 13 बताए, वन ऑफ दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, परामर्शदाता के व्यक्तित्व संबंधी विशेषकों का उल्लेख कीजिए। तो अभी हमने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ऊपर ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। उसके अंदर परामर्शार्थी और परामर्शदाता के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, परामर्श की प्रक्रिया में पारस्परिक संबंध को एक मुख्य साधन मानते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि परामर्श की प्रक्रिया में पारस्परिक सार्थकता के लिए परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता एक दूसरे की भली बातें जाने। अगर इन दोनों में ये संबंध स्थापित नहीं हो पाता है तो परामर्श की प्रक्रिया में सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। परामर्श का महत्वपूर्ण तथ्य आपसी या परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना है, परंतु वही अगर विचारों के आदान प्रदान में कोई बाधा होगी तो परामर्श पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। परामर्श प्रार्थी जो होता है, परामर्शार्थी जो होता है, इसके संबंधों को विकसित करने के लिए कुछ तकनीकों का विकास करना जरूरी होता है और इनके आधार पर मानवीय संबंधों के विकास में की तकनीकी है। रॉजर्स और बैलन ने कुछ 2 बताई, पहला तो परिचय, फिर दूसरा सहमति, तीसरा सलाह और सुझाव, चौथा विपणन यानी इंटरप्रिटेशन और 5वां प्रश्न करना। देखो ऐसा होता है कि भाई बच्चा, देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कब आपसे हिलते हैं, जब आपको समझने लगते हैं। तो वैसे ही परामर्शदाता और जो परामर्श प्रार्थी होता है, इनके बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जो प्रार्थी है वो इसको अपनी सब बातें बनाने में कैसा महसूस करे, सहज। अच्छा, आपके 10 दोस्त होंगे लेकिन आप अपनी दिल की बात सिर्फ 1 ही 2 लोगों को बता पाते होगे, सबको तो नहीं बता देते हो। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ सहज महसूस करते हो। तो सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि जो परामर्श प्रार्थी होता है और जो परामर्शदाता होता है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, ऐसा संबंध होना चाहिए कि ये लोग एक दूसरे की बात को समझ सके और परामर्श प्रार्थी बिना झिझके अपनी पूरी बात को बता सके। ठीक, इस तरीके से ये 5 चीज़ें होती, 5 स्टेप्स होते हैं जो कि आपके परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब आपके होप्स हो कि इसमें 2 ही शायद चैप्टर्स बटे होंगे, 2 नहीं 3, 9, 10 एंड 11। ठीक है, हाँ ओके। तो इनको भी मैं टाइम टू टाइम कवर कर दूंगी, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। पीजी पॉइंट ऐप पे जो मॉडल पेपर हैं, अगर आपने ले लिया है तो उनको खुद से एक कॉपी में लिख करके सॉल्व कर लीजिएगा। देख देख के सॉल्व करो, चाहे जैसे करो, लेकिन खुद से सॉल्व करो लिख लिख के। ठीक है, मैं बात बहुत बार कह चुकी हूँ आपसे। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं, और बाकी पीजी पॉइंट के नाम से ऐप है, पीजी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी चाहिए, कहीं सोल्यूशन नहीं मिला तो pgpoint100@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।